नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की नई वीडियो आ गई है बायोलॉजी की, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और ये क्लास 9th के एमसीक्यूज रहेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक होंगे आपके एचपी टैट और एचपी टीजीटी मेडिकल के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज। सो फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ सेल साइकिल इज डिसाइडेड बाय वेरियस फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द सेम। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है फूड अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑप्शन डी है स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखिए, ऑप्शन डी स्टोरेज कैपेसिटी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल साइकिल लेंथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। ये देखिए, आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सेल साइकिल है। देखो, सेल साइकिल जो है वो एक टाइप की सीरीज़ होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स चलते हैं, जहाँ पे सेल डिवाइड करेगा, डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से नए डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है जिसमें सेल ग्रो भी करता है, डेवलप भी करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है, फिर माइटोसिस होती है, म्योसिस होती है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस चलती हैं सेल साइकिल में, और इस तरह से ये पूरी सीरीज चलती है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की। देखिए, फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे ये सेल ग्रोथ, G0 से G1 तक आप देख सकते हैं। ये वाला यहाँ पे सेल जो है वो ग्रो करेगा, तो यहाँ पे डिवीज़न जो है वो माइटोटिक डिवीज़न होगी, माइटोसिस चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद G1 फेज़ के बाद एस फेज़ आ जाती है, जिसमें रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिंथेसिस फेज़ या फिर सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, G1 फेज़ को गैप फेज़ बोलते हैं, एस फेज़ को सिंथेसिस या फिर सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। G1 में सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद सेल जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है अपने डीएनए को। यहाँ पे डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब डीएनए की 2 आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी। फिर उसके बाद G2 फेज़ आती है, इसको हम बोल देते हैं गैप 2 फेज़। तो गैप 2 फेज़ में सेल कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है G2 में प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। फिर आ जाती है बात सेल डिवीज़न की, जिसमें एम फेज़ इंक्लूडेड होती है। एम फेज़ में हमारी सेल डिवीज़न होगी और इसमें डिफरेंट डिफरेंट होती है माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो, एम फेज़ में माइटोसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीज़न होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह की प्रोसेसेस चलती हैं। एम फेज में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, सेल ग्रो करने नया सेल बन जाएगा, फिर वही सेल ग्रो करेगा, रेप्लिकेट होगा, फिर से ऐसी ही प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पे सेल साइकिल की लेंथ में देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ के फिजिकल बेसिस क्या है। ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है प्रोटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी है फूड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, इन 1838 एंड डैश फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। देखिए, 1838 में सेल थ्योरी दी गई थी। अब किसने दी थी, ऑप्शन ए है M.J. स्केल्डन, टोरेडोर सैशवान एंड ऑप्शन बी है थियोडोर सैशवान, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लीन हॉक एंड ऑप्शन डी है एंटोनी वैन लीन हॉक एंड M.J. स्केल्डन। तो सेल थ्योरी जो दी थी वो थी स्किल्डन एंड सेशवन में, जिनका पूरा नाम था M.J. स्किल्डन एंड थियोडोर सैशवान। तो उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब थोड़ा सा सेल थ्योरी देख लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। इन्होंने बोला था कि जो नए सेल, मान लीजिए ये पुराना सेल है, ठीक है, अब इस सेल से नए सेल बन रहे हैं, ये 2 नए सेल बन गए। तो सेल थ्योरी में डिफरेंटली यही बताया गया था कि
ये जो पुराना लिविंग सेल होता है, जब ये पुराना हो जाता है या फिर डेड हो जाता है, तो यहीं से जो नए सेल, ये न्यू सेल हैं, दोनों न्यू सेल हैं, तो ये जो न्यू सेल बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो थी वो कब दी गई थी? 1838 में। किसने दी थी? स्केल्डन एंड सेशवान में, जिसमें इन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इसे बोल दिया था सेलुलर थ्योरी, या फिर इसको ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ई सेलुलर के नाम से भी ये एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसका मतलब यही है कि नए सेल जो डिराइव होंगे, नए सेल जो बनेंगे वो पुराने सेल से ही अराइज होके बनेंगे। नेक्स्ट, माई सेलुलर थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए है फर्नांडिस मोरन, ऑप्शन बी है रोजनन, ऑप्शन सी है फ्राई एंड एडिन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये दी थी फ्रेंडेंस मोरन ने। तो माई सेलुलर थ्योरी क्या थी? तो माई सेलुलर थ्योरी को और क्या बोला जाता है? इसको सब यूनिट थ्योरी भी बोल देते हैं, सब यूनिट थ्योरी। अब इसमें बोला क्या था कि देखो, मान लो कि ये एक सेल है, ये हमारा सेल है कोई भी, और इसके बाहर जो भी लेयर प्रेजेंट होगी, कोई भी लेयर प्रेजेंट है इसके बाहर, तो ये जो लेयर होगी इसमें छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होंगी इनको सब यूनिट्स बोल दिया। अब ये जो सब यूनिट्स होंगी ये कैसी होंगी? दीज आर ग्लोबुलर सब यूनिट्स। अब हमें पता है कि सेल में जो बाहर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये जो लेयर होती है, दीज आर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये बाई लेयर होती है जिसमें हेड एंड टेल प्रेजेंट होता है। तो वो हम आगे फर्दर एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे देखेंगे। बट आपने याद रखना है कि फ्रेंडेंस मोरन ने सब यूनिट थ्योरी या फिर माई सेलुलर थ्योरी दी थी, जिसमें बताया था कि एक सेल जो है उसकी जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्लोबुलर सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, और जो कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये सब यूनिट थ्योरी हो गई। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। यहाँ पे हमने मैच करना है। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ऑप्शन सी है स्केल्डन एंड सेशवान, जिन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी। एंड ऑप्शन डी है परकंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया था। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर ही है। अब हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, और ये कब की थी? ये की थी 1665 में, और ये कहाँ से? कॉर्क से की थी। और दिस इज़ डेड सेल, ये एक डेड सेल था। और लिविंग सेल, अगर हम बात करें लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी ए वी ल्यूनहॉक ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और ये किया था इन्होंने 1831 में। नेक्स्ट है स्किल्डन एंड सेशवान थ्योरी, जो हमने देख ली कि इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। नेक्स्ट है परकिंजे ने क्या किया था? परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म कॉइंड किया था, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे मान लो ये एक सेल है, और सेल के अंदर मैनी इंटरनल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है, बट उसके अंदर ये एक डेंस मटेरियल होता है। ठीक है, एक ये फ्लूइड टाइप का होता है, इसको बोल दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। ऐसे प्रेजेंट होता है सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस एट्सेट्रा सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनलीज होती हैं वो इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो डेंस मीडियम होगा इसको प्रोटोप्लाज्म बोल दिया जाता है, जिसको डिस्कवर किया था पुरकिंजी ने। नेक्स्ट असर्शन है ए एंड आर, दो असर्शन दी हुई है, हमने देखना है कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। ऑप्शन ए है, असर्शन ए है, ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉन पोलर विच मीन्स दैट देयर इज़ नो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल।
रीज़न दिया है इसका, रीज़न ये दिया है क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर हाइड्रोफिलिक। अब देखो, ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो होंगे ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, दीज आर नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर हैं तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, इसका रीज़न जो है वो गलत है। हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे ये वाटर के साथ, क्योंकि ये नॉन पोलर्स हैं, और इसी वजह से ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। तो ये ठीक हो जाएगा कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट जो रीज़न दिया है दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग लिपिड्स इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन ए है फॉस्फोग्लिसरेट्स, ऑप्शन बी है स्फाइंगोलिपिड्स, ऑप्शन सी है फाइटैनिक एसिड, ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर है फाइटैनिक एसिड। अगर हम बात करें लिपिड्स की, देखिए लिपिड्स क्या है, एक टाइप के प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन हमने देखा कि सेल, ये बीच में सेल है और इसके बाहर ये सेल है, एंड इसके बाहर जितनी भी ये लेयर्स हैं ये लिपिड्स की ही लेयर हैं, प्रोटीन की लेयर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ये सारी की सारी लिपिड की लेयर हैं जहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स अटैच हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं, और ये जो दोनों लेयर हैं ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, इसीलिए इनको बाइलेयर बोला है। एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स अटैच्ड हुई हैं। तो यहाँ पे जो लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होंगे? फाइटैनिक एसिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट है इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इमीडिएट। ऑप्शन ए है NADP, ऑप्शन बी है ADP, ऑप्शन सी है ATP एंड ऑप्शन डी है NADH। तो डायरेक्ट जो मिलती है हमें ATP से मिलती है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हैज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय। देखो, एक इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये किसने बोला फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है स्किल्डन एंड सेशवान, ऑप्शन बी है डुजार्डिन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी है डट्रॉकेट। ऑप्शन डी ड्यूट्रोकेट या फिर डट्रॉकेट, आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइए तो अब हम टाइप्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट आ गया, ये बोन मैरो में अर्ली एम्ब्रॉयज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अर्ली एम्ब्रॉय जो होते हैं, जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स आ गए, बोन सेल्स हमारी बोन्स में प्रेजेंट होंगे, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, पेनक्रिएटिक सेल्स हैं एंड कैंसर सेल्स हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट, मैच द सेल ऑर्गेनेल्स इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शनल इन कॉलम 2। तो ये दो कॉलम है, यहाँ पे हमने मैच करना है, ये ऑलरेडी आंसर है। तो फर्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम डाइजेस्टिव बैग्स विच फाइट इन्फेक्शन इनसाइड सेल। लाइजोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स बोला जाता है लाइजोसोम्स को, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ऑटोलिसिस होने शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड सेल वॉल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द सेल। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड वैक्यूल, जो कि स्टोर करने का काम करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को सेल में। नेक्स्ट, which of the following technique is used to transmission electron microscopy, that is TEM, for examine cellular structure? तो ऑप्शन ए है नेगेटिव स्टेनिंग, ऑप्शन बी है शैडो कास्टिंग, ऑप्शन सी है अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग एंड ऑप्शन डी है मोर देन अबव। तो ये जो टेक्निक होती है यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें ये सारी के सारी इन्वॉल्व होती हैं प्रोसेसेस। इसके साथ क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी होती है, फ्रीज फैक्चरिंग भी होती है, जिसमें सैंपल को फ्रीज़ करके हम उसकी इंटरनल ऑर्गेनेल्स जितनी भी होंगी, मेम्ब्रेन्स होंगी, उसका स्ट्रक्चर का सारा डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मोर देन वन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है द न्यूक्लियस कंटेन डैश विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है ऐसा जिसकी वजह से इनहेरिटेंस का जो फीचर होता है वो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऑप्शन ए है डीएनए क्रोमोसोम जीन्स, ये एक सीक्वेंस है जो कि हमने बताना है क्या सीक्वेंस होता है। ऑप्शन बी है जीन्स क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स डीएनए जीन्स। ऑप्शन डी है डीएनए जीन्स एंड क्रोमोसोम। तो हमने जब सेल साइकिल का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्या होता है, ये देखो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा और उसके बाद जीन बनेंगे, फिर उसके बाद क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है, और वही जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे सारे के सारे इनहेरिडिटी करेक्टर्स को, इनहेरिडिटी फीचर्स को पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। और ये यहाँ पे आप डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, दो जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द साइज ऑफ सेल। सबसे पहले हमने देखना है कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले आ गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो कोई भी सॉल्यूशन है और उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, मान लो कि सेल की कंसंट्रेशन क्या है, सेल की कंसंट्रेशन कम है और अंदर जो कंसंट्रेशन है सेल की यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, और बाहर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। तो वाटर जो है कैसे मूव करेगा, ऑलवेज लिक्विड जब भी मूव करता है तो वो हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ही मूव करेगा, ठीक है। तो हाइयर से लो की तरफ जाएगा तो उसके बाद सेल स्वेल कर जाएगा, तो उसको बोल देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन में सेम रहेगी, बाहर सेल के भी और अंदर सेल की भी सेम कंसंट्रेशन रहेगी। और वहीं अगर हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, यहाँ पे सेल स्वेल कर जाता है और यहाँ पे सेम रहता है, आइसो मीन्स सेम, ठीक है। एंड हाइपर में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम होगी और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा वाटर सेल से बाहर। तो अब कोई भी मान लो ऐसे सेल है और जब इसको हम निचोड़ देंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हाइपरटोनिक कंडीशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा सेल का साइज, जो कि हमने देखा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ऑप्शन ए है द साइज ऑफ सेल इन एलिफेंट इज बिगर देन दैट ऑफ इन रैट। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ सेल्स इन एलिफेंट इज मोर देन दैट ऑफ रैट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखो फर्स्ट जो है वो गलत है एंड ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू हो जाएगा। क्यों, साइज ऑफ सेल इन एलिफेंट इज़ बिगर देन दैट ऑफ इन रैट, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाने से सेल का साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होता। नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं बट साइज़ जो होगा वो सेल का वो बड़ा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर देखना है हमने। ऑप्शन ए है एग, ऑप्शन बी है स्पर्म, ऑप्शन सी है एम्ब्रॉय एंड ऑप्शन डी है जाइगोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एग भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, स्पर्म भी यूनिसेलुलर होता है, एम्ब्रॉय डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 2n कंडीशन होती है, जाइगोट की भी 2n कंडीशन होती है, तो ये मल्टी सेलुलर होंगे। और बाकी ए एंड बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए एग एंड स्पर्म आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेली इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। आइए पहले हम एनिमल सेल देखते हैं। ये रहा एनिमल सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक ही चीज़ की कमी है, दैट इज सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल एंड आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब इस सेल को जोकर, जोकर भी बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर बोला जाता है इसको।
और इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी है इसकी फुल फॉर्म, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट बैक्टीरिया दैट कॉज प्लांट डिजीजेज आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लांट डिजीज कॉज करते हैं? ऑप्शन ए है रॉड शेप्ड एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है रॉड शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फिलामेंट शेप्ड एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो रॉड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट्स में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, देखो स्फेयर शेप्ड जिनको कोकाई बोलते हैं, ऑप्शन बी है रॉड शेप्ड जिसको बैसिली बोलते हैं, और सी में देख सकते हो आप ये स्पायरल शेप्ड के हैं जिनको बोला जाता है स्पायरोचेट्स। तो ये डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं और साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कॉज करते हैं प्लांट डिजीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोकैरियोटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम, ऑप्शन सी है मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है वेल डिफाइंड किसमें, प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक का प्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, फिर उसके बाद सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, और कैसा होता है वो सर्कुलर टाइप का। फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है इनमें से? अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो ये सारे के सारे तो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है द बॉर्डर बिटवीन द मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल इन C4 लीव्स इज penetrated by large number of plasmodesmata, ऑप्शन बी है बॉर्डर इज कॉन्स्टिपेशियस बाय एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन सी है diffuse flux of metabolites through plasmodesmata is an active phenomenon, ऑप्शन डी है Cran's anatomy is characteristic of leaves of all seed plants। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज C4 plants have many plasmodesmata at mesophyll and bundle sheath cell boundary। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये C3 है और ये C4 प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से बंडल शीथ एंड मीजोफिल जो सेल्स होते हैं उनमें बाउंड्री देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें C3 की, तो यहाँ पे मीजोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो उतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब है ये देखो, ये एक, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एक सेल है और ये एक सेल है, एक टाइप का ये ब्रिज का काम करता है और इट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा। तो एक टाइप का ब्रिज का काम करता है बिटवीन टू सेल ऑर्गेनेलीज, सॉरी बिटवीन टू सेल्स, प्लांट सेल्स के बीच में ये ब्रिज का काम करेगा। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा प्लाज्मोडेस्मेटा होगा उतनी ही बाउंड्रीज बनेंगी। तो ज़्यादा प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा बाउंड्रीज देखने को मिलती है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।